जय हिंद, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, हेल एंड हार्टी। आज इजराइल मिनिस्टर वॉर्न्स ऑफ न्यूक्लियर अटैक। यस, इजराइल के जो हेरिटेज मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि वो गाजा स्ट्रिप पे एक न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं तो इतना डरने की बात नहीं है, बिकॉज जो वहां के नेतन्याहू, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया है इनडेफिनेट टाइम के लिए और बोला है कि जो भी वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से सही चीजें होंगी उनको ध्यान में रखते हुए एक्शंस लिए जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की भी आप आर्टिकल देख सकते हैं, इजराइल ऑफिशियल कॉल्स फॉर यूज ऑफ डूम्सडे वेपन अगेंस्ट गाजा। तो ऑफिशियल कौन है? मिनिस्टर ऑफ हेरिटेज है, उन्होंने बोला है कि करेंगे इजराइल पर अटैक। अगर मैं बात करता हूं इजराइल की, इजराइल के बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करूं कि इजराइल से हो क्या रहा है, अगर मैं आपको 2 मिनट के अंदर ब्रीफ देना चाहूं तो इजराइल एक ज्यूज मेजोरिटी वाला कंट्री है। इसकी स्थापना 1948 के अंदर जब इन्होंने पहला अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया था तब करी गई। ओटोमन एम्पायर से जो वहां यूरोप में रहने वाले ज्यूज थे, उन्होंने अपना जब माइग्रेट किए तो यूएस ने और ब्रिटेन ने कहा कि आपको ये वाला एरिया, जो इजराइल वाला एरिया है, जो इजिप्ट के सनाई रीजन से ऊपर पड़ता है, वो एरिया देंगे, वहां पे आप जाके आप सारे ज्यूज रह सकते हो। ये ज्यूज क्यों इतना माइग्रेट कर रहे थे? क्योंकि ये वही ज्यूज हैं जिनको हिटलर ने बहुत ज्यादा मॉलेस्ट किया था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। होलोकॉस्ट जैसी, ऑस्टविच जो हमारा गैस चैम्बर है पोलैंड के अंदर, वहां पे उन सब चीजों उनको बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी थी। इसकी वजह से इन्हें इजराइल के अंदर भेज दिया गया था। दूसरी बात, फिर इजराइल के अंदर 3 धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ज्यूज है, फिर क्रिश्चियनिटी है, फिर इस्लाम है। तो शुरुआत में जब 1967 1970 तक की हम लोग ने देखा कि सबसे ज्यादा लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? ज्यूज और क्रिश्चियनिटी के बीच में। मगर 1967 में जब 6 डे वॉर हुई, उसके बाद ये इस्लाम और ज्यूज के बीच में ज्यादा बड़ी वॉर बन गई। तो वहां से एक ग्रुप निकलता है, जो पहले ये जो रीजन जहां पे माइग्रेट कर रहे थे वो पैलेस्टीनियन वाला रीजन था, यहाँ पे पैलेस्टीनियन मुस्लिम रहते थे। तो पैलेस्टीनियन मुस्लिम की जगह, आप किसी की जगह आओगे तो वो लोग विद्रोह तो जरूर करेंगे। जब विद्रोह करेंगे तो दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हुई। तो उसमें एक ग्रुप निकल के आया जिसका नाम था हमास। इतनी बात क्लियर हुई? आई थिंक इतनी स्टोरी आपको समझ में आ रही होगी। हमास हमास ये जो गाजा स्ट्रिप है यहां पे रहता है। और साथ ही साथ अगर इजराइल के मैप की दूसरी बात करूं तो इजराइल, अगर हम लोग देखते हैं मैप में तो नहीं है यहाँ पे अभी, इजराइल की बात करें तो इजराइल के बगल, इजराइल के इधर वाला जो हो रहा है वो वेस्ट बैंक वाला बोला जाता है, तो वो मेन पैलेस्तीन है। जो गाजा स्ट्रिप है यहाँ पे भी पैलेस्तीनियन रीजन है। और जो गाजा स्ट्रिप के जो इधर साइड वेस्ट में जो जहां जेरूसलम है, यहाँ पे कहीं पड़ेगा तो जेरूसलम है, वो भी हमारा पैलेस्तीनियन वाला रीजन है। तो यहां से हमास ने खूब सारे रॉकेट बिछा दिए थे और इन्होंने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा मॉस्क। अल अस्का मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, ठीक है। उसी के अगेंस्ट में, उसी को रिटेलिएट करते हुए हमारे इजराइल ने क्या किया? अटैक किया। कहां पे अटैक कर दिया? गाजा स्ट्रिप में, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। क्या इतनी बात क्लियर हुई? जब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड किया गया तो लगभग यहां पे 9,000 से ज्यादा हमारे पैलेस्तीनियन भाई बहनों ने जान गंवा दी है और लगभग 2600 ज्यूज जो इजरायली हैं उन्होंने जान गंवा दी है। इस वजह से यहां पे बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इतनी स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ जो इजराइल है, इजराइल ने बोला ये जो गाजा स्ट्रिप है, इस गाजा स्ट्रिप को क्या करेगा? जो नॉर्थ वाला गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे हमास ने बंकर्स बना के रखे हुए हैं, बहुत सारी उनकी मिसाइल्स हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि इस एरिया को जो इनोसेंट लोग हैं वो लोग वैकेट कर दें और वो नीचे चले जाएं गाजा के पास। तो अब मगर जो प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे वहां के ऑफिशियल हैं, जो हेरिटेज मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि हम पूरे गाजा को न्यूक कर देंगे। न्यूक का मतलब होता है न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। और उनसे बोला है कि आप ये जो राफा बॉर्डरिंग पड़ रही है, राफा बॉर्डर, अभी मैंने लास्ट करंट अफेयर के सेशन में आपसे डिस्कस भी किया था, राफा बॉर्डर गाजा और इजिप्ट के बीच में पड़ती है। तो यहां से माइग्रेट होकर वो इजिप्ट के सनाई वाले रीजन में चले जाएं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सर अगर इतनी चीजें हो रही हैं तो कुछ इजराइल के ऊपर कुछ एक्शंस नहीं लिए जा रहे हैं? क्योंकि यहां पे हम लोग ने हेडलाइन पढ़ी भी थी, क्या इजराइल वैश्विक स्तर पर समर्थन खो रहा है? ठीक है, वो इसलिए पहले बात करते हैं जो इन्होंने बोला, इनको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी चीज, एन इजरायली मिनिस्टर फ्रॉम द फार राइट ओज्मा यूनिट पार्टी। अगर मैं बात करूं जो इजराइल के जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या नाम है? लिक्विड पार्टी है। क्या नाम है उसका? लिक्विड पार्टी है। तो लिक्विड पार्टी के साथ अलायंस बना के ये मिनिस्टर वहां के हेरिटेज मिनिस्टर थे। इन अ रेडियो इंटरव्यू जेरूसलम अफेयर एंड हेरिटेज मिनिस्टर, ये देखिए हेरिटेज मिनिस्टर ने क्या बोला, इनका नाम क्या था? अमीचाई इलियाहू, that there are no combatant in the Gaza and providing humanitarian aid। तो वो कह रहे हैं कि जो वहां के जो इनोसेंट पीपल हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वहां पे जो हमास के लोग हैं उनको मदद कर रहे हैं, अपने घर में रखे हुए हैं। और जो वहां के जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो वहां की सपोर्ट इनोसेंट लोग नहीं कर रहे हैं इजराइल का। इस वजह से उन्होंने बोला कि हम लोग इनोसेंट की जान का ध्यान नहीं देंगे और वहां पे न्यूक्लियर अटैक करने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। मगर नेतन्याहू ने आ गया, क्योंकि दुनिया भर के देशों से, चाहे वो यूएस हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे अरब लीग हो, अरब लीग में जिसमें 22 मेंबर हैं, उन सब ने इसको कंडेम किया। सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऑन संडे रिएक्टेड एंग्रीली टू रिमार्क बाय द हेरिटेज मिनिस्टर। जो उन्होंने रिमार्क दिया उस पर बहुत बड़ा ज्यादा कंडेम भी किया। ठीक है, इजराइल हमास वॉर, यूएस आस्क नेतन्याहू।
अच्छा, इतनी बातें हो गई। उसके बाद अब ये देखा जा रहा है यूएस की भी जो नरमी है वो बढ़ती चली जा रही है। शुरुआत में जब देखा गया, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तब भी वहां पे यूएस ने क्या कहा, यूएस ने बोला कि हम फंडिंग करेंगे। इजराइल वॉर में भी यही बोला कि आप फंडिंग करो। उसने कॉमन सॉल्यूशन निकालने की बात नहीं करी, टू स्टेट सॉल्यूशन जो कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में सॉल्यूशन आया था, उसके बारे में बात नहीं करी। 1937 के अंदर ये आया था पील कमीशन के द्वारा, टू स्टेट सॉल्यूशन, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में शांति समझौते के लिए पील कमीशन आया था। ठीक है, तो अब जो मगर यूएस की नरमी बढ़ती जा रही है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन, वहां पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी यूएस के अंदर, तो वहां पे जो एंथनी ब्लिंकन है, जो जैसे भारत के लिए फॉरेन मिनिस्टर है, वैसे वहां के लिए स्टेट सेक्रेटरी हैं एंथनी ब्लिंकन, तो उनसे वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो एक जर्नल थे, उस जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि आप लोग ये क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से जो यूएस के ऊपर भी इस चीज का दबाव पड़ता चला जा रहा है। यूएस आस्क्ड नेतन्याहू गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन व्हाई इट अटैक गाजा's बिगेस्ट रेफ्यूज कैंप, बिकॉज इजराइल अब कोई भी नरमी नहीं बताता है। इजराइल किसके ऊपर, जो वहां पर रेफ्यूजी कैंप्स हैं। अब रेफ्यूजी कैंप में तो कोई हमास वाले है नहीं वहां पे, मगर जो इजराइल का कहना है कि हम यहां पे तब तक की वॉर को नहीं रोकेंगे जब तक कि जो इजराइल के 200 जो नागरिक हैं उनको जो बांध के रखा हुआ है, और साथ ही साथ जो यूएस के जो 2 नागरिक हैं उनको जब तक नहीं छोड़ेगा हमास, तब तक वो युद्ध यहां पे करता रहेगा। अगर उसके पीछे पहले हट जाता है तो इसका मतलब है कि इजराइल ने वहां पे अपनी हार मान ली है। तो ये दोनों लड़ाई चल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं जो इजराइल है, इजराइल अब यूएस की भी नहीं सुन रहा है। ब्लिंकन से, ब्लिंकन वही मैंने बताया जो स्टेट सेक्रेटरी है भारत के लिए, जैसे एस जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर, वैसे उनके ब्लिंकन है पैलेस्टीनियन वॉइस की। तो अभी ब्लिंकन ने क्या, अभी जैसे कि हमने देखा बाइडेन भी हमारे इजराइल गए हुए थे, अब एंथनी ब्लिंकन वही वेस्ट बैंक में जो पैलेस्तीन पड़ता है वहां पे भी गए, तो वहां के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिले, और रमल्ला, पैलेस्तीन की कैपिटल क्या है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पैलेस्तीन की कैपिटल रमल्ला है, वहां पे उन्होंने मिला और कहा गया हमास से उन्होंने ये कहा कि अगर आप 200 हमारे सैनिकों उनको इजरायली को छोड़ देंगे तो हम बात करेंगे इजराइल से कि इजराइल भी इस युद्ध को गाजा स्ट्रिप पे जो अटैक कर रहा है वो भी रोक दिया जाए। ब्लिंकन पास हुआ इजरायली चेक पॉइंट टू मीट पैलेस्टीनियन, तो पहले इजराइल गए, फिर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिलने गए, क्या नाम था इनका, महमूद अब्बास, प्रेसिडेंट से मिलने गए, वेस्ट बैंक सिटी ऑफ रमल्ला, रमल्ला कैपिटल है, ठीक है, एंड देन ट्रेवल टू इराक, फिर इराक चले गए अपना घूमने घामने या फिर वहां बात करने। इट वाज हिज सेकंड विजिट टू द रीजन सिंस द हमास मिलिटेंट एट द बॉर्डर। क्या इतनी बात क्लियर हुई? इजराइल क्रिटिसाइजेस साउथ अमेरिकन, और वैश्विक स्तर पर जो हमारा सपोर्ट खो रहा है, इसलिए मैंने बोला बिकॉज बोलीविया, अर्जेंटीना, ऐसी कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल से काट लिए। बिकॉज कहिए चाहे कुछ भी, 7 अक्टूबर को ये युद्ध हमारा शुरू हुआ था, तब बात बोली गई कि हमास ने हमारे ऊपर 5000 रॉकेट दागे हैं, उसके लिए हम लोग इस पर रिटेलिएट कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। मगर अब ये इसमें जो इनोसेंट लोगों की जान जा रही है, तो उससे जो बाकी के देश हैं वो भी फंसाए कि इनोसेंट लोगों की क्या गलती है। तो इस वजह से इजराइल को अब वो उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उतना मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। तो इजराइल के ऊपर भी अब दबाव है, दे कट डिप्लोमेटिक टाइज एंड रिकॉल एम्बेसडर्स। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि एक देश अब दूसरे देश से बात भी नहीं कर सकता, बिकॉज बात एक देश से दूसरे देश कब होती थी, जब वहां पे उनके एम्बेसडर हुआ करते थे। ओके, तो ब्यूनोस कहां की कैपिटल है, अर्जेंटीना की। इजराइल क्रिटिसाइज बोलीविया की कैपिटल क्या है, लापेज है, याद रखिएगा। और लापेज दुनिया की सबसे हाइट पे जो कैपिटल राजधानी है उसको बोला जाता है। और बोलीविया साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। 2 ही वहां पे लैंड लॉक कंट्री है, बोलीविया, एक पेरुए। मैप में देखिएगा, चिले एंड कोलंबिया, ये 3-4 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज कंप्लीट कर लिए। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किनके पास है, तो 9 देश हैं, जिसमें से इजराइल कहीं कहीं पे आपको 8 नंबर भी लिखा दिखाएगा। जहां पे जो इजराइल के बारे में बात करी जाती है तो कहा जाता है कि इजराइल ने भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, बट अगर टोटल बोले जाए तो 9 है इजराइल के पास वेपन्स हैं अपने, इसीलिए उन्होंने बोला भी कि न्यूक अटैक किया जाएगा। सबसे ज्यादा रशिया के पास, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। यस, पाकिस्तान के पास ज्यादा है, खाने को नहीं है मगर एटम बम ज्यादा है, लगता है वही खाएंगे वो। इंडिया, फिर इजराइल, और फिर साउथ कोरिया ने भी अभी ईरान को एक सजेशन दिया है कि अगर आप इजराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हो तो मैं अपने न्यूक्लियर अटैक दे सकता हूं। ये काम किम जोंग ही कर सकते हैं, एलेबेले काम। फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन डोनेटेड ओवर एनवाईसी वुड कॉज 1, ठीक है, एस्टिमेटेड, ये आपके लिए काम के नहीं है। जो पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ था उससे इतने लोगों की फैटिलिटीज हुई थी। फैटिलिटीज का मतलब होता है जान, तो याद रखिएगा 6 नेशन है। अगर ये मैं 6 नेशंस की बात करूं तो यहां पे यूएसए ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, एटॉमिक बॉम्ब है, वो वहां डिप्लॉय कर रखे हैं। रशिया ने कहां कर रखे हैं, बेलारूस में, इंपॉर्टेंट है याला। रशिया ने अभी रिसेंटली, यूएसए ने क्रिटिसाइज जरूर किया था कि आप अपने न्यूक्लियर अटैक कहीं और क्यों डाल रहे हो, है ना, कि बेलारूस में क्यों डाल रहे हो, बल्कि खुद ने 5 कंट्रीज के अंदर अपने पहले एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर अटैक हर तरीके से यहां डिप्लॉय कर रखे हैं। तो टोटल 9 कंट्रीज हैं, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड और पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया। रिसेंटली नॉर्थ कोरिया और ईरान इस समय
लगा हुआ है कि किस तरीके से उसको एटॉमिक बम मिल सके, ताकि वो यूएस से सीधी सीधी बात कर सके। बिकॉज यूएसए ईरान के ऊपर बहुत सारे प्रेशर बनाता है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर, और वो केवल और केवल एटॉमिक, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लाई, जो न्यूक्लियर डील थी 2012-14 के अंदर जो बराक ओबामा ने करी थी, वो भी 2017 में आके कैंसिल कर दी थी। बिकॉज जाना क्या गया कि जो ईरान है वो जो यूएस वहां से यूरेनियम दे रहा, उसका यूज सिविल यूज का ना करके हमारे एटॉमिक बम को बनाने के लिए कर रहा था। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि देखें, और जैसा लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।